मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान विषय पर बात करते हुए हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर रहे हैं और आज इस अध्याय 7 की चौथी कक्षा है, क्लास 4, चौथे भाग में आज हम लोग हैं और कल की कक्षा के आगे अनुच्छेद 49 पर बात करेंगे। अब तक हम लोगों ने संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक के खंड में 36 से 48 तक के अनुच्छेद देख लिए। आज अनुच्छेद 49 हमें देखना है और अनुच्छेद 49 जो है वो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनकी बात करता है, राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं, राष्ट्रीय महत्व की जो वस्तुएं हैं इनके संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 49। तो आइए अनुच्छेद 49 पर बात करते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, अनुच्छेद 49 का जो बिंदु है इसके अंतर्गत जो प्रावधान है वो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं, यानी राष्ट्रीय महत्व के क्या क्या चीजें, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करना। क्या करना है? वस्तुओं का संरक्षण करना। ये अनुच्छेद 49 में ये निर्देश राज्य को दिए गए हैं कि राज्य क्या करेगा, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करेगा और इसके लिए राज्य ने कई कानून, कई योजनाएं बनाई ताकि राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं, स्थानों और स्मारकों का संरक्षण किया जा सके। अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 50। तो आइए अगले अनुच्छेद की बात करें। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में, लोक सेवाएं, तो राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका का अतिक्रमण न करे और कार्यपालिका न्यायपालिका का अतिक्रमण न करे, दोनों का क्षेत्र अलग अलग होना चाहिए। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए, तभी जाके दोनों अपना कार्य सुचारू ढंग से कर सकेंगे। तो इसके लिए अनुच्छेद 50 में राज्य की लोक सेवाओं में क्या बिंदु है इसके अंतर में, तो राज्य की लोक सेवाओं में, राज्य की लोक सेवाओं में क्या होना चाहिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु, कार्यपालिका से न्यायपालिका का, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हेतु
हेतु राज्य प्रयास करेगा। राज्य प्रयास करेगा मतलब ये प्रयास किया गया है या इसके लिए कदम उठाएगा। ये क्या किया गया है कि लोक सेवाओं में कार्यपालिका कहीं न्यायपालिका में हस्तक्षेप न करे, यानी कि कार्यपालिका अगर न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने लगेगी, अधिकारी अगर न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने लगेंगे, सरकार अगर न्यायपालिका में न्यायालयों में हस्तक्षेप करने लगेगी तो न्याय संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसी दशा में ये नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक रखने का प्रयास करना राज्य का दायित्व निर्धारित किया गया है। तो हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 50। अब बात करेंगे अनुच्छेद 51 पर। तो आइए बात करते हैं अनुच्छेद 51 51। अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय शांति समझौते की बात करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि इसकी बात करता है यह अनुच्छेद। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और क्या, न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए, मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रयास करने की बात की गई है। निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना, निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। तो ये बात अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसके साथ साथ राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंध हो, इसका प्रयास करना है। और अंतर्राष्ट्रीय विवाद अगर हैं तो उनको मध्यस्थता से निपटाया जाए, बातचीत करके निपटाया जाए, सुलह समझौते से निपटाया जाए। इन सब चीजों को प्रयास करने का प्रोत्साहन देने की बात करता है अनुच्छेद 51। और इस मामले में उदाहरण है भारत के पंचशील समझौता। आप क्या कह सकते हैं? पंचशील समझौता इस मामले में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन है,
गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ये सब चीजें जो हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो ये सब चीजें क्या हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात करते हैं, राष्ट्रीय विवादों में, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में समझौते की बात करते हैं, सुलह की बात करते हैं, सामंजस्य की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि की बात करते हैं। तो इस तरह का प्रयास करना, और ऐसा प्रयास भारत द्वारा किया जाता है। तो ये रहा आपका अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के आधार पर निपटाना, इन सब चीजों को बढ़ावा देने का प्रयास करना, इस तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम लोगों ने 36 से 51 तक देखा। अब इन अनुच्छेदों को देखने के बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु इस अध्याय का ये रह जाता है कि गुट नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, इन दोनों में क्या अंतर? तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, इन दोनों में अंतर, इन दोनों के अंतर्गत क्या अंतर है, ये हमें देखना है। तो हम लोग अगले पृष्ठ से देखेंगे कि मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो मूल अधिकार, मूल अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों, नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। इस तरह से इस टॉपिक की बात हम लोगों को करनी है। इसमें हम लोग दो भाग कर लेते हैं, दो भाग। एक भाग में होंगे मूल अधिकार, इधर हम लोग मूल अधिकार रख लेते हैं और यहां नीति निर्देशक तत्व रख लेते हैं। ये रख करके और इस तरह से इनके मध्य जो है अंतर देख लिया जाए। तो शुरुआत करते हैं मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। पहला अंतर है कि संविधान के भाग 3 में ये है तो संविधान के भाग 4 में ये है। तो ये क्या है? संविधान का भाग 3, संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35, ये इसकी संवैधानिक स्थिति हो गई, कहाँ रखा हुआ है। तो उसी तरह ये हैं संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद से देखेंगे जो 36 से 51। तो पहला अंतर आपने देखा कि ये भाग 4 है और भाग 3 है और ये भाग 4 है। अनुच्छेद 12 से 35, यहाँ अनुच्छेद 36 से 51। यह व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है। इसमें क्या है? व्यक्तियों को, यह व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है। तो इसमें व्यक्ति को अधिकार दिया गया है
और यहां राज्य को निर्देश दिए गए। क्या हुआ है? यहां राज्यों को सौंपे गए दायित्व। यह क्या है? यह राज्यों को सौंपे गए दायित्व है, कर्तव्य हैं राज्यों की। यह राज्यों को सौंपे गए क्या हैं? दायित्व हैं, जिसके माध्यम से राज्य सुशासन की स्थापना और लोक कल्याण सुनिश्चित कर सके। जिसके माध्यम से राज्य सुशासन की स्थापना और लोक कल्याण, और क्या? लोक कल्याण, यानी सुशासन की स्थापना कर सकें और लोक कल्याण सुनिश्चित कर सकें। तो ये आपने देखा दूसरा नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में आने कि यहां क्या है कि राज्यों को दायित्व है जिसके माध्यम से राज्य सुशासन की स्थापना कर सकें और साथ साथ लोक कल्याण सुनिश्चित कर सकें। इसी तरह न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय होते हैं। ये तीसरा, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। तो ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये अप्रवर्तनीय है। ये क्या है? यह अप्रवर्तनीय है। तो ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। न्यायालय इनको दिलाएगा, अगर इनका उल्लंघन होता है तो न्यायालय दिलाएगा। इनके न्यायालय द्वारा दिलाने की कोई व्यवस्था इसमें नहीं। इसमें राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई या करने की बात की गई, यानी इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श स्थापित होता है या आदर्श नीति। इसमें क्या है? इसमें राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना का आदर्श है। स्थापना का आदर्श निहित। इसमें कौन सा आदर्श है? तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का आदर्श निहित है। तो इसमें जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। तो इसमें क्या है? इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का आदर्श निहित है। तो इस तरह से देखा गया कि यहां राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित होता है तो यहां सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होता है। इसी तरह से अगले बिंदु में देखेंगे तो मूल अधिकार का स्वरूप सामान्यतः नकारात्मक होता है। नीति निर्देशक तत्वों का जो स्वरूप है वो सकारात्मक होता है। तो मूल अधिकार यानी इसमें जो है मूल अधिकारों का स्वरूप, पुनः हम लोग इसके दो भाग करेंगे
और पांचवा, मूल अधिकारों का स्वरूप, मूल अधिकारों का स्वरूप सामान्यतः नकारात्मक होता है। तो आपने देखा कि मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप है वो नकारात्मक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। तो इस प्रकार एक तरफ स्वरूप नकारात्मक मूल अधिकारों का, तो नीति निर्देशक तत्वों का जो स्वरूप है वो सकारात्मक। दूसरी बात करेंगे कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन होने पर अनेक युक्त सीमाएं हैं कि मूल अधिकार कहां तक जाके समाप्त हो जाते हैं, कहां से ये दूसरे में अतिक्रमण करने लगते हैं। तो इस तरह से मूल अधिकारों के क्रियान्वयन में या क्रियान्वयन होने पर अनेक युक्त सीमाएं, यानी मूल अधिकारों का क्रियान्वयन होने पर अनेक युक्त सीमाएं हैं, अनेक युक्त सीमाएं इसके अंतर्गत, लेकिन इन पर कोई सीमाएं नहीं, इसमें इन पर कोई सीमा नहीं है। यानी नीति निर्देशक तत्व की कोई सीमा नहीं है, ये असीमित हैं, जबकि इनके क्रियान्वयन में कई सीमाएं आ जाती हैं, क्योंकि मूल अधिकार ऐसी चीजें हैं कि ज्यादा बढ़ने लगेगा तो दूसरों के अधिकार बाधित होने लगेंगे। तो इस तरह से इनमें कई सीमाएं हैं। मूल अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त। अगला अंतर जो है, मूल अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, विशेष संरक्षण प्राप्त है। कैसे संरक्षण प्राप्त है? जैसे अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय, ये दोनों मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकते हैं और संज्ञान ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय, इसमें अनुच्छेद 32 ये उच्चतम न्यायालय, किसकी बात यहां पर 32 में होगी? उच्चतम न्यायालय। और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय। तो इस प्रकार इनको संवैधानिक संरक्षण प्राप्त, इनको मौलिक अधिकारों
नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना नैतिकता पर आधारित। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना नैतिकता पर आधारित। यानी इसको संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, नैतिकता पर आधारित है। वह इसे कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं, वह इसे कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं। तो आपने देखा कि मूल अधिकारों को विशेष संरक्षण प्राप्त है, नीति निर्देशक तत्वों को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। अब आगे देखते हैं कि मूल अधिकारों का निलंबन विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है। मूल अधिकारों का निलंबन विशेष प्रक्रिया द्वारा, जैसे अनुच्छेद 358 और 59 के आधार। तो मूल अधिकारों का निलंबन मूल अधिकारों का निलंबन विशेष प्रक्रिया द्वारा। और विशेष प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। तो 358 और 359 के माध्यम से मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जब तक लागू न किए जाएं स्वतः निलंबित। जबकि नीति निर्देशक तत्व जब तक लागू न किए जाएं, तब तक स्वतः निलंबित तो इस प्रकार मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है। इनको निलंबित करने की कुछ प्रक्रिया है, जैसे अनुच्छेद 358 और 59 का होना, इमरजेंसी। जबकि नीति निर्देशक तत्व अगर लागू है तो इनको निलंबित नहीं होना है, और जब तक नहीं लागू है तब तक तो फिर है ही नहीं, स्वतः निलंबित है। तो इस प्रकार मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य जो अंतर है वो हम लोगों ने नोट किया। आइए इन्हें हम लोग एक बार रिवाइज कर लें, और रिवाइज करके ये अध्याय हम लोग आज संपन्न करें, समाप्त। तो आज की कक्षा में अनुच्छेद 49 पर बात होनी थी, अनुच्छेद 49 पर। और अनुच्छेद 49 जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं, इनके संरक्षण की बात करता है। इनके संरक्षण की बात करता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्थान और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं का क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए। ये राज्य का दायित्व है कि ये इनका संरक्षण करें। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करने के अनेक योजनाएं, परियोजनाएं और कानून भी निर्मित हैं। अब अनुच्छेद 50 की बात करेंगे हम लोग। और अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में
कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य पृथक्करण होना चाहिए। ये भी राज्य का कर्तव्य है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पृथक पृथक हो, ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हो। कार्यपालिका का दबाव न्यायपालिका में नहीं होना चाहिए। अगर कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने लगेगी, दबाव डालेगी, तो न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसलिए कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका में न हो, इसके लिए दोनों के पृथक्करण यानी कि अलग अलग कार्य करने की बात की गई। लोक सेवाओं में दोनों अलग अलग। अब अनुच्छेद 51 की बात करेंगे हम लोग, और अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि होनी चाहिए। इसके लिए राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध, और अंतर्राष्ट्रीय अगर विवाद है तो उनके मध्यस्थता के आधार पर उनका निपटारा हो, ऐसा प्रयास करना है राज्य। पुनः 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। अगर राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध की बात की गई है और अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, तो उसका निपटारा कैसे होगा? मध्यस्थता के आधार पर, सुलह के आधार पर, बातचीत के आधार पर। इस प्रकार ऐसा प्रयास करना और ऐसे प्रयास का प्रोत्साहन देना, और इसके लिए भारत ने प्रयास किया है। भारत ने पंचशील समझौता, गुट निरपेक्ष आंदोलन, तमाम ऐसे संगठन और शांति की पहल भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई। तो ये रहा अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात अभी तक हम लोगों ने की। अब हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। एक तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे और एक तरफ मूल अधिकार हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, ये हमें देखना है। तो शुरुआत करते हैं कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। पहला फर्क देखने के बाद दूसरा है कि मूल अधिकार व्यक्तियों को दिया गया है। ये किसको दिए गए हैं? राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है, जबकि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य के दायित्व हैं, और इन्हीं दायित्वों के माध्यम से राज्य सुशासन की स्थापना करेगा, लोक कल्याण का सुनिश्चित करेगा। तो लोक कल्याण सुनिश्चित करना और सुशासन स्थापित करने का प्रयास करेगा राज्य, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करके। तीसरा अंतर कि मूल अधिकार जो है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय। अगर मूल अधिकार बाधित होते हैं तो व्यक्ति कहां जाएगा? न्यायालय जाएगा, और न्यायालय उसे दिलवाएंगे, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये अप्रवर्तनीय है, इन्हें राज्य ही देगा। राज्य के देने के ये कर्तव्य हैं, राज्य के देने का दायित्व। उसी तरह चौथा, इसमें मूल अधिकारों की जब बात की जाती है तो इससे राजनैतिक लोकतंत्र स्थापित करने की बात आती है, यानी यह राजनैतिक लोकतंत्र स्थापित करने का आदर्श इसके अंतर्गत निहित है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का आदर्श निहित है। यहाँ राजनैतिक लोकतंत्र, तो यहाँ कौन सा लोकतंत्र? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा दोनों में और अंतर है। मूल अधिकारों का जो स्वरूप है वह सामान्यतः नकारात्मक होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का जो स्वरूप है वह सकारात्मक होता है।
ये नकारात्मक हैं, राज्य के विरुद्ध हैं, और वो सकारात्मक हैं, वो राज्य और जनता के साथ। अगला अंतर देखेंगे कि मूल अधिकारों का जब क्रियान्वयन होता है, क्रियान्वयन में अनेक युक्त सीमाएं आती हैं, क्योंकि मूल अधिकार जो होते हैं वो व्यक्ति के अधिकार अनन्य नहीं हो सकते, असीमित नहीं हो सकते, इनकी तमाम सीमाएं हैं, इनकी युक्त सीमाएं लगाई गई हैं। तो मूल अधिकारों के जो प्रयोग में सीमाएं हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में कोई सीमा नहीं है, ये असीमित हैं। इनको जितना विस्तार देंगे, जितना इनकी वृद्धि होगी, उतना ही लोक कल्याण सुनिश्चित होगा। उसी तरह 7वें की बात करें तो इनको संविधान का संरक्षण प्राप्त है। किनको? मूल अधिकारों को। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, ये दोनों अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय रिटों के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से इनका अनुपालन कराएंगे। जबकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना ये नैतिकता की बात है, नैतिकता पर आधारित है, इसको कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं। नीति निर्देशक तत्वों को कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं। इसी प्रकार मूल अधिकारों का निलंबन एक विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें अनुच्छेद 358 और 359 की बात आती है। यानी 358 और 359 इमरजेंसी के ही समय पर इसको निलंबित किया जाता है। निलंबित करने की इसकी प्रक्रिया है जो 358 और 59 में दी गई, इसके अंतर्गत है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों को जब तक लागू न करें, ये स्वतः निलंबित हैं, और लागू हो जाने के बाद चूंकि ये सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, इन्हें सस्पेंड करने, इन्हें निलंबित करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत। इस प्रकार हम लोगों ने आज चौथी कक्षा और अंतिम कक्षा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को देखा। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम लोग कार्यपालिका पर बात करेंगे। अनुच्छेद 52 से बात शुरू होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।